नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए इजी क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फरवरी के करंट अफेयर्स शुरू किए थे और हमने उसका पहला पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि फरवरी का जो दूसरा पार्ट मतलब बचा हुआ जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का उसको आज हम ख़त्म कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम जनवरी शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने जो है वो जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो था दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम का जो है इंट्रोडक्शन। वहाँ पर जो है वो शुरू किया गया था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी मलानिया ट्रम्प जो है वो आई थी और वो उन्होंने एक क्लास उसकी अटेंड की थी, इसलिए वो न्यूज़ में था। तो आखिरी टॉपिक हमने ये पढ़ा था। आज का जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करेंगे टू चाइल्ड नॉर्म। हमारा ये जो आज का टॉपिक है, तो दोस्तों ये क्यों चर्चा में ये रहा, हाल ही में दोस्तों एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें भी जो है वो इसी से अगला टॉपिक भी इसी से संबंधित है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो हाल ही में जो है वो राज्यसभा में पेश किया गया, जिसमें कि टू चाइल्ड नॉर्म को देश में लागू करने की बात की गई। टू चाइल्ड नॉर्म का मतलब क्या हुआ? टू चाइल्ड नॉर्म का मतलब हुआ कि एक कुछ प्रोविजंस ऐसे बना देना जिससे कि लोग जो है वो दो बच्चों से ज़्यादा ना पैदा करें। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए उस बिल में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो सीमित हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज का जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, हमारे देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि आगे जो आने वाली पुश्तें हैं हमारी, उनके पास भी जो है रिसोर्सेज बरकरार रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो टू चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करें। इस बिल में क्या कहा गया? इस बिल में कहा गया कि टैक्सेशन, उसके बाद एजुकेशन और आखिरी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों केसेस में अगर कोई आदमी या कोई महिला टू चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करती है तो उसको टैक्सेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ रियायतें दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि इससे जो है वो लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि वो अगर ऐसी पॉलिसीज टू चाइल्ड नॉर्म फॉलो करेंगे या दो बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करेंगे तो उनको जो है वो विभिन्न जगहों पर छूट मिलेगी, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, टैक्स उनको कम देना होगा, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इसमें आगे सजेस्ट किया गया कि ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 47A के रूप में इसको जो है वो ऐड कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 47 में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 का आर्टिकल 47 कहता है कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लोगों में न्यूट्रिशन का स्तर और उनके जीवन का जो ओवरऑल जीवन का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ बनाए और कदम उठाए। इसी में आगे जो है वो कहा गया है कि ड्रग्स, मदिरापान, इन सब चीज़ों पर भी जो है स्टेट को नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी किसी भी चीज़ पर स्टेट को नियंत्रण रखना चाहिए जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। तो इसी के अंदर जो है वो प्रपोज किया गया है कि ये जो स्मॉल फैमिली नॉर्म है ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि आगे जो है वो इसमें क्या कहते हैं। इसमें जो है वो वही इसमें बताया हुआ है कि अगर आर्टिकल 47A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें वर्डिंग जो है वो क्या सजेस्ट की गई है। उसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स इन टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा to its people who keep their family limited to 2 children, and shall withdraw every concession from and deprive such incentives to those not adhering to small family norms to keep the growing population under control। तो इसकी जो वर्डिंग है, जो प्रपोज की गई है कि जो वर्डिंग होनी चाहिए वो उसमें वही चीज़ें कही गई हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई जो है वो टू चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करता है तो उसको टैक्स, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में छूट दी जाएगी, और अगर कोई नहीं करता है तो उससे जो है वो उसको ये छूट नहीं दी जाएगी, और अगर उसको ऑलरेडी ये छूट मिल रही है तो उससे ये छूट वापस ले ली जाएगी। आगे इसमें जो है वो हम एक छोटा सा देख लेते हैं कि इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं। सबसे पहले हम असम की बात करें
तो असम में जो है वो असम की जो कैबिनेट है उसने निर्णय लिया है कि 2021 से ऐसा कोई भी इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरी के लिए इनएलिजिबल रहेगा, मतलब वो सरकारी नौकरी पाने के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसके बाद जो है अगला स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान में भी जो है वो इसी तरह का प्रोविज़न है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है वो 1994 में पास किया गया था और उसमें कहा था कि ऐसा कोई भी इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंच या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि एक कंडीशन वहाँ पे ये भी जोड़ दी गई थी कि उसके 2 या 2 से कम बच्चे होने चाहिए। लेकिन पिछली सरकार में जो है वो इस पॉलिसी, बीजेपी की सरकार थी इससे पहले, तो बीजेपी की सरकार में इस पॉलिसी से वहाँ के लोगों को छूट दे दी गई। मतलब कि अब जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंच और मेंबर के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सन 2001 से ही जो है वो 2 चाइल्ड नॉर्म चल रहा है। मध्य प्रदेश का जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उनमें कहा गया है कि 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, मतलब कि अगर आपको तीसरा बच्चा भी होता है तो आप जो है वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे। यही सेम चीज़ जो है वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई वहाँ पर होती है। इसके बाद आगे देखते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे हम लोग। तेलंगाना के पंचायती राज एक्ट 1994 के हिसाब से अगर किसी आदमी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो वहाँ के पंचायती राज चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये दी गई है कि अगर आपका तीसरा बच्चा जो है वो मई 1994 के पहले हुआ है तो आप इस डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। यही सेम चीज़ जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश में भी अगर किसी इंसान के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता है वहाँ पर। अब लास्ट इसमें जो स्टेट है वहाँ पर हम गुजरात की बात करेंगे। तो गुजरात में जो है वो जिस एक्ट की हम लोग बात करेंगे वो है गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट। इसमें क्या है कि इस एक्ट ने ये प्रोविज़न किया कि ऐसा कोई भी इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के कोई भी चुनाव, जैसे पंचायत के चुनाव, म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, ऐसा कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। तो जैसा हमने देखा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में सिर्फ पंचायती राज तक ये सीमित है, गुजरात में जो है इसने सारी लोकल गवर्नेंस की जितनी बॉडीज़ हैं उन सब के लिए जो है ये प्रोविज़न कर दिया। अगला टॉपिक दोस्तों हम देखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बिल्स इन पार्लियामेंट। तो इसके पहले जो है हमने जब बात की थी 2 चाइल्ड नॉर्म पर भी, तो वहाँ पर भी प्राइवेट मेंबर बिल की बात आई थी, तो हमने कहा था कि इसको अगले टॉपिक में देख लेंगे। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का एक जो है वो प्रोविज़न किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत जो है एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही डाइवर्स देश है। यहाँ पर जो है वो कई धर्म के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं। इनमें जो है वो आप जैसा कि जानते होंगे कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि इतने बड़े देश में एक यूनिफॉर्म लॉ हो जाए, एक सिंगल जो है वो लॉ रहे, जहाँ पर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस तरह के जो कानून है उनको ख़त्म कर दिया जाए और सारी चीज़ें जो है वो एक ही तरह के लॉ से गवर्न हो, लॉ के जो है वो कई रूप न रह जाए। तो ये चीज़ होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में इसके बारे में बात की गई है। तो हाल ही में पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल एक इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। प्राइवेट मेंबर बिल दोस्तों सिंपल, बहुत सरल भाषा में बताऊं तो अगर कोई गवर्नमेंट का मंत्री है, उसके अलावा कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर अगर कोई बिल प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट में तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल उसको कहा जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल जो है दोस्तों वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसमें जो है वो कोई रोक नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ शर्तें जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए रखी गई हैं। आइए हम देख लेते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट का मतलब सरकारी बिल है, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई बिल पेश कर रहा है
तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर को कोई अपना बिल प्रस्तुत करना है तो उसको उसके एडमिसिबिलिटी के लिए उसका जो आखिरी निर्णय होगा कि ये बिल पेश होना है कि नहीं, ये राज्यसभा के मामले में चेयरमैन और लोकसभा के मामले में स्पीकर के ऊपर इसका पूरी तरह से निर्णय होगा कि वो उसको इंट्रोड्यूस करने की सहमति दे या ना दे। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी प्राइवेट मेंबर को अपना कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसको हाउस में कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है। मतलब कि जिस तारीख को उसको बिल पेश करना है उसके 1 महीने पहले उसको हाउस सेक्रेटेरिएट को बताना होगा कि हमको ये बिल प्रस्तुत करना है। तो उसमें हाउस सेक्रेटेरिएट उसके बाद देखेगा कि क्या जो है ये जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और हाउस के रूल्स और लेजिस्लेशन के रूल्स के हिसाब से है कि नहीं। अगर ऐसा जो है वो पाया जाता है तो ही ये बिल जो है प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट बिल है तो उसको हफ्ते के किसी भी दिन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के लिए प्रोविज़न किया गया है कि प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी जो है वो सिर्फ फ्राइडे को ही, मतलब शुक्रवार के दिन ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, आइए इसके अगर हिस्ट्री की बात करें कि क्या कभी भारत में प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हुआ है, लॉ बना है, तो इसमें आप आखिरी अगर पॉइंट देखेंगे तो 1970 के बाद से आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लॉ नहीं बना है। मतलब कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो सका है। अभी तक जो है वो अगला पॉइंट देखें तो पार्लियामेंट ने 14 ऐसे बिल पास किए हैं और 1956 में सबसे ज़्यादा 6 प्राइवेट मेंबर बिल पास किए गए थे। 14वीं लोकसभा की अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, और इसमें से 96% प्राइवेट मेंबर बिल तो ऐसे थे जिन पर जो है कोई डिस्कशन भी नहीं किया गया, वो वैसे ही लैप्स कर गया। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने लायक बस यही है कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है और उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में क्या डिफरेंस है, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो इस टॉपिक में ज़रूरी थी, वो हमने हासिल कर ली। अब अगला जो है वो हमारा टॉपिक है, वो जैसा कि आप देख सकते हैं, एससी रिमूव टाइम लिमिट फॉर एंटीसिपेटरी बिल। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो होती क्या है। एंटीसिपेटरी बेल को दोस्तों वो हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। तो जैसा कि आपको इससे अग्रिम जमानत से ही लग रहा होगा कि अग्रिम जमानत का मतलब हुआ कि किसी को अरेस्ट किए जाने से पहले ही बेल दे देना। मतलब कि इसकी जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसमें भी ये लिखा जाता है कि हमको संदेह है कि हमको जो है वो पुलिस पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है, इसलिए हमको ऐसी अरेस्ट से बेल या जमानत चाहिए। तो ये जो प्रोविज़न होता है इसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इस आर्टिकल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब कि अब से एंटीसिपेटरी बेल पर कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं फिक्स्ड होगा, और इसके साथ ही साथ ये जो एंटीसिपेटरी बेल होगी वो जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली गई है उस केस के ट्रायल के अंत तक जो है वो मान्य होगी। अभी तक जो है वो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत ये प्रोविज़न था कि एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी को दी जाती है तो उसको 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसको बेल फिर से रिन्यू करानी होगी और रेगुलर बेल लेनी होगी, नहीं तो जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस प्रोविज़न को हटाते हुए ये कह दिया है कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल अगर कोई इंसान लेता है तो वो जो है उस केस में उस ट्रायल के अंत तक जो है वो मान्य होगी। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ इसमें जानने की ये भी है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट द्वारा जो है वो दी जा सकती है। हमने प्रोविज़न की पहले ही बात कर ली कि सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी 1973। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि रैशनल जो है, मतलब कि क्या कारण है एंटीसिपेटरी बेल के इंट्रोड्यूस होने का। दोस्तों 41st लॉ कमीशन, 41वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1969 में आई थी, उसमें जो है वो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न जो है वो सीआरपीसी में जोड़ा गया था। अच्छा, इसकी जो है वो ज़रूरत क्यों महसूस की गई, लॉ कमीशन को ऐसा क्यों लगा कि इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बहुत बाहुबली इंसान है, कोई शक्तिशाली इंसान है, तो वो किसी को जो है वो किसी मामले में फर्जी मामले में फंसा के कुछ दिन के लिए जेल में डलवा देता था।
कि उसकी किसी से शत्रुता हुई, किसी कमज़ोर आदमी से उसकी शत्रुता हुई, तो उसने जो है वो बदला लेने के लिए उसको कुछ दिनों के लिए जेल में डलवा दिया। ऐसे केसेस को रोकने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा अगर कोई इंसान है, उसको किसी मामले में उसके खिलाफ केस चल रहा है, और शर्त ये है कि वो इंसान जो है वो खतरा नहीं है, मतलब खतरनाक नहीं है, वो उसके भागने का डर नहीं है, वो अपनी बेल को मिसयूज़ नहीं करेगा, ऐसे लोगों के लिए भी प्रोविज़न किया गया है कि कोई ज़रूरत नहीं है उनको पहले ही पकड़ लिया जाए। उसमें जो है वो ट्रायल ख़त्म होने के बाद भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल को देने को लेके कुछ प्रोविजंस भी किए गए हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं कि कब जो है वो एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। दोस्तों, शर्तों को देख लें अगर ब्रीफ में, तो अगर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो जिस आदमी को बेल मिल रही है उसको पुलिस के सामने बुलाए जाने पर कभी भी जो है वो पूछताछ के लिए, इंटरोगेशन के लिए मौजूद होना पड़ेगा। अगर किसी आदमी को बेल दी जा सकती है तो उसमें हमें ये शर्त रखी जाती है कि जब भी आपको पुलिस बुलाएगी आपको उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। दूसरी शर्त इसमें यह है कि जो कि हमने पहले भी देखा कि आप जो है वो केस से संबंधित किसी भी इंसान को जो है वो डराएंगे धमकाएंगे नहीं, और केस को जो है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा ना करने को मानते हैं तो आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है तो आप कोर्ट की परमिशन के बिना देश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए बस ज़रूरी ये है कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है ये हमको जानना है, एंटीसिपेटरी बेल क्यों किसी को दी जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक में बस इतना ही है। अगला देखते हैं ये टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक की हेडिंग है नो योर अनपार्लियामेंट्री, व्हाट एमपीज कैन नॉट से इन द हाउस। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि कई बार पार्लियामेंट में आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जिनको कि जो है वो अनपार्लियामेंट्री कहा गया, कि ये जो है वो पार्लियामेंट में बोलने लायक नहीं थे। तो असल में ये होते क्या है दोस्तों, पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। आर्टिकल 105 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, आर्टिकल 105(2) में, उसके सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट में कुछ बोलता है, ऐसे किसी भी स्पीच के लिए, किसी भी भाषण के लिए उसको जो है वो लायबल नहीं ठहराया जा सकता, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोले, पार्लियामेंट के बाहर जो है वो उसको उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो अब इसका ये मतलब लेकिन नहीं होता है दोस्तों कि पार्लियामेंट में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जो चाहे वो बोल सकता है। इसमें जो है वो कुछ शर्तें रखी गई हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं स्पीकर को और चेयरमैन को, जिससे कि वो जो है वो पार्लियामेंट में स्पीच को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीच को कंट्रोल का मतलब कि किसी की जो है वो मानहानि ना हो, कुछ ऐसे जो है वो अश्लील शब्द ना बोले जाएं, अनपार्लियामेंट्री शब्द जो है वो पार्लियामेंट में ना बोले जाएं, इसको रोकने की शक्ति जो है वो स्पीकर को दी गई है। ये शक्ति दोस्तों क्या है, ये रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शब्द जो कि अनपार्लियामेंट्री है, जो कि किसी के लिए किसी की मानहानि करता है, इस तरह का कोई भी शब्द जो कि जो है वो पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसके बराबर नहीं है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं कम करता है, तो ऐसे शब्द को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से जो है वो हटाया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि पार्लियामेंट में जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री शब्द पार्लियामेंट में बोला जाता है तो अगर स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो उसको जो है उस शब्द को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से पूरी तरह से हटा देता है। अच्छा, अब अनपार्लियामेंट्री शब्द होते क्या है दोस्तों, ये जो है वो वैसे तो हज़ारों वर्ड्स, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि हज़ारों वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि अनपार्लियामेंट्री कहे जाते हैं। इंग्लिश में ही नहीं, बाकी सारी भाषाओं में अनपार्लियामेंट्री जिनको कहा जा सकता है। लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से बाहर रखें। तो जो है वो एक लिस्ट है, एक मतलब एक तरह से एक किताब आप कह सकते हैं जो कि है, जिसमें कि
इस तरह के शब्दों को मेंशन किया गया है कि इस तरह के शब्द जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। यही सेम जो प्रक्रिया है वो जो है वो स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर उनके जो है वो जो हेड होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के शब्दों को जो है सभा की और परिषद की जो है वो प्रक्रिया से बाहर रखें। दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही है। अगला देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगला हमारा टॉपिक है 8 स्टेट्स फाइंड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉट सेटिंग अप विलेज कोर्ट्स। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अक्टूबर 2009 में ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो लागू किया गया था। ग्राम न्यायालय एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि ऐसे जो है वो 5000 ग्राम न्यायालय बनाए जाएं जो कि जो है वो लोगों के दरवाज़ों तक, गांवों में लोगों के दरवाज़ों तक जो है वो न्याय पहुंचाने का काम करें। इससे जो है वो लोगों को शहरों में कोर्ट्स की तरफ ना जाना पड़े, उनको जो है उनके दरवाजे पर ही एक तरह से न्याय दे दिया जाए। तो अब इसमें दोस्तों समस्या क्या हुई, ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। इसका ज़्यादा रीज़न क्या है, वो है कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, मतलब कि धन की कमी जो है ऐसे न्यायालयों के पास, एक ये है। दूसरी चीज़, वकील जो है वो वहाँ पर जाने के लिए नहीं तैयार हैं। तीसरी चीज़, पुलिस और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ढिलाई के भी चलते जो है वो ग्राम न्यायालय एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से हो नहीं पाया। तो ग्राम न्यायालय के जो है वो अगर फीचर्स की बात करें हम, तो एक छोटे से उसमें जो है वो फीचर्स भी देख लेते हैं इसके क्या होते हैं। तो ग्राम न्यायालय जो है वो पंचायत हेडक्वार्टर पर जनरली जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसका जो जज होता है उसको न्यायाधिकारी कहते हैं, और न्यायाधिकारी की जो है वो जो पावर्स होती हैं, जो सैलरी होती है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बराबर होती है। और इस न्यायाधिकारी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट की सलाह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है वो किया जाता है। अच्छा, ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं इनकी शक्तियाँ जो होती हैं वो क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों में होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो है वो सिविल केसेस में जो है वो ये सिर्फ सज़ा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये निर्णय जो है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केसों में दे सकते हैं। इसके बाद जो है ज़रूरी पॉइंट एक और है कि ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो क्रिमिनल केस, सिविल सूट, क्लेम या डिस्प्यूट जो है, जो कि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में ग्राम न्यायालय एक्ट के दिए गए हैं, उन पे जो है वो निर्णय ले सकते हैं। और इनको जो इसके स्कोप को अमेंड करने का जो पावर है वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। इसमें जो है बहुत इसकी टेक्निकलिटी में बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको जानना ये है कि 2009 में जो ग्राम न्यायालय एक्ट आया था उसके तहत 5000 ऐसे कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किए जाने थे। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया ठीक से। उसका रीज़न था कि धन की कमी थी, वकीलों, पुलिस और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी जो है वो ढिलाई के चलते इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं पाया। न्यायाधिकारी क्या होता है, न्यायाधिकारी का पावर क्या होता है, न्यायाधिकारी को कैसे जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, इसमें जो है वो जानने लायक बस इतने ही टॉपिक थे। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 in 3 एडोलेसेंट्स फेस ऑनलाइन अब्यूज, फाइंड स्टडी बाय एनजीओ। दोस्तों एडोलेसेंट्स मतलब होता है किशोर। तो एक जो है वो एनजीओ है, चाइल्ड राइट्स एनजीओ क्राई, इसने जो है एक स्टडी कंडक्ट की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का जो है वो इस समय फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसी पर जो है वो क्राई ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें वो देखना चाहता था कि जो किशोर हैं उनका इंटरनेट पे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो इसने पाया कि हर 3 में से 1 किशोर को जो है वो इंटरनेट पे साइबर बुलिंग या अन्य तरह के जो है शोषण का जो है वो सामना करना पड़ा। आइए इसके बारे में, स्टडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पाया गया असल में। इस स्टडी ने जो है पाया कि लगभग 93% किशोर ऐसे हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस है, मतलब जिनको जो है वो इंटरनेट की उपलब्धता है जिनके पास। इसमें भी जो है वो पाया गया कि जेंडर डिस्पैरिटी है, मतलब कि लड़कों और लड़कियों में फ़र्क है। 60% जो है वो लड़कों के पास इंटरनेट की सुविधा थी पर्सनल डिवाइसेस पे, और अगर लड़कियों की बात करें तो 40% ऐसी थी जिनके पास पर्सनल डिवाइसेस पे इंटरनेट की सुविधा थी। अच्छा, स्टडी ने आगे पाया कि 30% जो है वो किशोर ऐसे थे जिनको जो है वो इंटरनेट पे नकारात्मक एक्सपीरियंस हुए, मतलब कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। इनमें से जो है वो 10% जो थे उनके साथ साइबर बुलिंग की गई। 10% ऐसे थे जिनकी प्रोफाइल पिक्चर का जो है वो मिसयूज़ किया गया या उनका अकाउंट हैक कर लिया गया।
इस तरह की घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा होती हैं जब आप देखेंगे कि जो है किसी की प्रोफाइल पिक्चर चुरा के एक दूसरी आईडी बनाई जाती है, उससे जो है वो अश्लील चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, उससे जो है वो डिफेमेशन लोगों का किया जाता है। तो ये चीज़ें तो बहुत आम है। इसके बाद जो है वो 23% ऐसा भी हुआ जहाँ पर लोगों की फ़ोटो को जो है वो उसमें बदलाव करके उनको मॉर्फ करके जो है फ़ोटो या वीडियो को जो है ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। ये भी जो है वो बहुत आम चीज़ है, ये भी जो है बहुत रेगुलरली आप अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप उस पर रेगुलरली देखेंगे इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी पाई गई कि जो ऐसे बच्चे जिनके साथ साइबर बुलिंग अब्यूज़ हुआ है, उन लोगों ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा मामले दर्ज ही नहीं करा है। मतलब कि जो किशोर हैं वो इस मामले में शांत रहना उन लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया। उन लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को रिपोर्ट करने से अच्छा है कि हम जो है वो इसको भूल के आगे बढ़ें। इसके बाद जो है वो जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं वो इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो है वो सिर्फ साइबर बुलिंग और आपकी प्रोफाइल हैक होना, इसी तरह के जो है वो इश्यूज़ जो है वो जोड़े इश्यूज़ जो है वो इंक्लूड किए गए थे। एक ज़रूरी चीज़ इसमें यह भी है, इस रिपोर्ट ने पाया कि 30% ऐसे रिस्पोंडेंट्स थे जिनको एनसीईआरटी द्वारा स्थापित की गई गाइडलाइंस जिसमें कि बताया गया है कि कैसे इंटरनेट यूज़ किया जाए, इंटरनेट का सही यूज़ कैसे किया जाए। 30% ऐसे रिस्पोंडेंट थे जो कि जानते थे कि क्या है ये, मतलब एनसीईआरटी की गाइडलाइंस क्या है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके बीच में इसकी जानकारी बहुत कम थी। केवल 30% लोगों के पास जानकारी थी, मतलब 70% बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं है कि ये गाइडलाइंस क्या है, हमें कैसे जो है वो सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद स्टडी ने पाया कि 48% बच्चे ऐसे थे जो कि थोड़ा या जो है वो थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर जो है वो इंटरनेट के एडिक्ट थे, मतलब कि जो है वो उनको लत थी इंटरनेट की। और स्टडी ने पाया कि 1% बच्चे, 1% किशोर ऐसे थे जिनको की जो है वो लत बहुत आगे जा चुकी थी, जिनकी जो है वो स्थिति बहुत ख़राब थी। इसके बाद जो है वो जो आखिरी पॉइंट है जो रिपोर्ट में पाया गया वो है कि जो इंटरनेट का जो ओवरऑल जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं है, क्योंकि 40% जो है वो रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए उसका इस्तेमाल वो करते हैं। जैसा कि हम लोग वीडियो लेक्चर चला रहे हैं, तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इससे सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के 40% लोग थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए किया। तो इस स्टडी में ये चीज़ें पाई गई। इसके अलावा जो है वो स्टडी ने रिकमेंड किया कि बहुत बेसिक रिकमेंडेशन जो कि आप पढ़ के समझ ही सकते हैं कि क्या किया होगा, कि इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजीज़ बनाई जानी चाहिए जहाँ पर कि इस तरह के मामले अगर होते हैं तो किशोर जो है वो उसको रिपोर्ट कर सकें अथॉरिटीज़ तक। इसकी जो है वो जांच होनी चाहिए इस तरह के मामलों की। इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि मात्र 30% बच्चों को पता था कि एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस है वो क्या है इंटरनेट सेफ्टी के बारे में। तो बच्चों को और उनके माँ बाप को इंटरनेट सेफ्टी की जो गाइडलाइंस उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बाद जो है वो जो आखिरी का रिकमेंडेशन था वो ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम जो है वो रोका जा सके। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है वो 2020 CD3 के बारे में है। ये क्या है? ये एक एस्ट्रॉयड है, मतलब क्षुद्र ग्रह है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अभी हाल ही में जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता जो है वो एक एस्ट्रॉयड जो है वो उसकी खोज की, और उसको जो है वो मिनी मून कहा जा रहा है, या पृथ्वी की दूसरी जो है वो सैटेलाइट उसको बोला जा रहा है। तो दोस्तों आइए फिर देखते हैं कि ये CD3 असल में है क्या। दोस्तों नासा ने जो है वो एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है कैटलीना स्काई सर्वे। ठीक है, अब कैटलीना स्काई सर्वे क्या है ये जान लेते हैं। कैटलीना स्काई सर्वे जो है वो एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या क्या होते हैं? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह, और कॉमेट्स आते हैं, मतलब कि धूमकेतु। और इनकी जो साइज़ होती है ये कुछ मीटर से लेके कई हज़ार जो है वो किलोमीटर तक हो सकते हैं।
और ये सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा सकते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और कई बार जो है ये इनका जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ के बहुत पास आ जाता है। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं, और इन्हीं का सर्वे करने के लिए नासा ने जो है वो कैटेलिना स्काई सर्वे शुरू किया था। इस समय जो है वो जो CD3 है वो अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका डायमीटर जो है वो 1.9 से 3.5 मीटर तक है। एक अंतर ये है, इसको मिनी मून कहा जा रहा है या दूसरा सैटेलाइट अर्थ का कहा जा रहा है, लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये हमारा टेम्परेरी है, कुछ ही समय के लिए है, क्षणिक है। इसका कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह जो है वो अर्थ के पास से या किसी प्लैनेट के पास से गुजरता है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो उस एस्टेरॉइड को या क्षुद्र ग्रह को उसके ऑर्बिट में खींच लेता है। तो ऐसा क्षुद्र ग्रह जब ऑर्बिट में फंस जाता है तो वो फिर जो है वो उसी अर्थ के या उसी प्लैनेट के चारों तरफ कुछ सालों तक चक्कर लगाता है, और उसके बाद वो आज़ाद होकर अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे एस्ट्रॉइड को जो है वो टेम्पररीली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि कुछ समय के लिए जो ऑब्जेक्ट जो है कैप्चर हो गया है ग्रेविटेशनल पुल के कारण किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में या अर्थ के ऑर्बिट में, उसको जो है वो टेम्पररीली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो CD3 है ये वही TCO ही है, और ये जो है वो अर्थ के ऑब्जेक्ट में अभी अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो अभी फंसा हुआ है। कुछ साल बाद जो है ये इससे निकल के अपने रास्ते वापस चला जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने के लिए इतना ही है। इसमें हमने जाना कि जो है वो कैटेलिना स्काई सर्वे क्या है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टेम्परली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और CD3 जो है वो क्या होता है, ये मोटे मोटे में हमने जान लिया। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज सुपर कैम। तो नासा जो है वो अपने मार्स के 2020 मिशन पर जो है वो सुपर कैम को भेज रहा है। ये जो है वो एक नए तरीके का रोबोट है जो कि मार्स पर उसके मिनरल्स और उसकी केमिस्ट्री, मतलब उसकी जो बनावट है वो कैसी है, कौन कौन से केमिकल्स उसमें हैं, इसका जो है वो अध्ययन करेगा, और ये 7 मीटर की दूरी से ऐसा करेगा। तो ये जो है वो सुपर कैम है क्या, आप जैसा कि पहले पॉइंट में देख सकते हैं, ये एक रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2020 मार्स मिशन में भेजा जा रहा है। ये करता क्या है दोस्तों, ये जो है वो एक लेज़र की बीम छोड़ता है, अपने आगे से जो है वो लेज़र की एक बीम छोड़ता है, जिससे कि कोई पत्थर का टुकड़ा जो है जिसमें कि नासा को इंटरेस्ट है, उससे जो है वो उसके ऊपर वो बीम पड़ती है, और वो जो है वो टूट जाता है और वेपराइज हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि नासा को उसके बारे में आवश्यक जो जानकारी है वो उसको हासिल हो जाती है। इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। आप जैसे कि जो बड़ा चिप्स का पैकेट आता है, लगभग उतना बड़ा आप मान लीजिए कि इसका साइज़ जो है वो होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आगे एक माइक्रोफोन भी लगा होता है, ताकि जो है वो साइंटिस्ट को पता लगता रहे कि कब जो है उन्होंने रॉक को मतलब हिट कर दिया है उसकी लेज़र बीम में। इसके आगे यही जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आगे भी जानने लायक बस यही है कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि वो जो लेज़र लगा हुआ है सुपर कैम में, वो जो है एक लेज़र बीम छोड़ेगा, जिससे कि जो है वो जिस ऑब्जेक्ट पर वो जिस रॉक पर हिट करेगी वो वेपराइज हो जाएगा, और उससे जो है वो साइंटिस्ट जो है उस रॉक का केमिकल कंपोजिशन समझ सकेंगे, उसमें क्या मिनरल्स है ये समझ सकेंगे, सारी जानकारी उनको मिल जाएगी, जिससे कि उनको ये पता लगेगा कि मार्स जो है वो बहुत पहले किन चीज़ों से बना था, वहाँ पर पानी था कि नहीं था, वहाँ पर उसकी डस्ट में जो है वो क्या क्या पार्टिकल्स मौजूद हैं अभी जो कि पहले से रहे होंगे, उसके कंपोजिशन में उन्होंने मदद की होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सुपर कैम से इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है जानने के लिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लू डॉट नेटवर्क। तो दोस्तों ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों, इन दोनों देशों की सरकारों के साथ मिलकर नवंबर 2019 में 35वें एशियान सम्मेलन के दौरान थाईलैंड में इसको लॉन्च किया था। अब दोस्तों ये है क्या, जैसे इसको पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये माना जा रहा है कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो उसको टक्कर देने के लिए बनाया गया है, इसके जवाब में जो है वो बनाया गया है।
चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आप जानते ही होंगे, और अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर उसके बारे में वीडियोस पड़े होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। अब जो ब्लू डॉट नेटवर्क है दोस्तों, वो बेसिकली है क्या, बहुत सरल भाषा में आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेस्टोरेंट होते हैं बड़े, उनकी जो रेटिंग होती है, उनका क्लासिफिकेशन होता है, वो मिशेलिन स्टार्स के उस पर आधार पे किया जाता है, मिशेलिन गाइड होती है। तो कोई रेस्टोरेंट अगर बहुत अच्छा है तो उसको एक मिशेलिन स्टार जो है वो दे दिया जाता है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क को जो है वो शुरू किया गया है। अब ब्लू डॉट नेटवर्क में जो है क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है किसी देश की, वहाँ का प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, ये सब साथ आके एक जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगली जो लाइन इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि मिशेलिन गाइड की तरह जो है वो ये काम करेगा। और इससे क्या होगा कि अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ब्लू डॉट से नवाजा जा रहा है, उसको ब्लू डॉट दी जा रही है, तो ये फिर जो है वो माना जा सकेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब इसमें देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें आगे जो है वो बस वही है कि काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कैसे जो है वो ब्लू डॉट नेटवर्क चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को का काउंटर है, या उसको उसके जवाब में कैसे ये तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसमें बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको आराम से पढ़ के देख सकते हैं। बाकी इसमें ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बस मैंने आपको बता दी कि ये जो है एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आगे के। शुरू किसके द्वारा किया गया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो दोस्तों इस टॉपिक में पढ़ने लायक बस इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। आगे दोस्तों इसमें जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगला हमारा टॉपिक है 93,000 हेक्टेयर्स अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर्स इन 2019। दोस्तों आप लोगों ने अभी हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी होगी जहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर के चलते जो है वो कई हज़ार हेक्टेयर जो है वो वहाँ के जो फॉरेस्ट थे वो नष्ट हो गए, कितने हज़ारों जानवरों की उसमें जो है वो मौत हो गई। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हर साल गर्मी के मौसम में आम हैं हमारे देश में भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की, जिसमें उसने कहा कि 93,273 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो देश में वो जो है फॉरेस्ट फायर से अफेक्टेड थे। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स क्या है। ये 2018 में इस्टेब्लिश किया गया एक जो है प्लान था, जिसको कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि इसमें जो है वो फॉरेस्ट फायर्स को कैसे रोका जाए, उनके अगर आग लगती है तो उसमें उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये सब इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए। उसके साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़ जो हैं, जो कम्युनिटीज़ जंगल में रहती हैं, जो कि सक्षम है अगर फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन आती है तो कोई कदम उठाने में त्वरित रूप से, ऐसी कम्युनिटीज़ को के बीच और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट जो होते हैं स्टेट्स में, उनके बीच जो है वो एक तरह से तालमेल बिठाने के लिए कैसे सिचुएशन में वो क्या करें, ये जो है वो इसका लक्ष्य यही है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर जो है इसका लक्ष्य यही है कि ऐसी कम्युनिटीज़ और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बैठा के फॉरेस्ट फायर को धीरे धीरे कम से कम कर दिया जाए। अब इसमें हम आगे दोस्तों देखें तो अगला जो इसमें हेडिंग है वो है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये पूरी तरह से, जैसे कि आप पहले पॉइंट में पढ़ेंगे, तो पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड है, और इसका लक्ष्य जो है वो स्टेट्स को फॉरेस्ट फायर से डील करने में मदद करने का है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम जो है वो इसने इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम 2017 को रिप्लेस किया था। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो एक नोडल ऑफिसर होगा जो कि फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन और कंट्रोल में हर स्टेट में काम करेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना। इसमें बस जानने लायक ये दो चीज़ें थी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स और दूसरा था फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। आइए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है कैन बिल्डिंग डैम्स टू कंट्रोल रेजिंग सी लेवल्स वर्क। तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है।
तो दोस्तों, पर अगर आपने अभी इस बीच न्यूज़ पढ़ी हो, आपने ध्यान दिया हो, तो नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो ये समस्या इस समय चल रही है कि वहाँ पे जो सी लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और सी लेवल के बढ़ने से जो है वहाँ पर देश, वहाँ की कम्युनिटीज़ जो है वो खतरे में आ गई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट जो हैं, वो वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने एक सलाह दी है कि एक जो है वो नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम बनाया जाए, जो कि पूरे नॉर्थ सी को कवर करे। इससे जो है वो जो समुद्र का बढ़ता लेवल है उससे वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो बचाया जा सके। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम है, ये दो डैम से मिलकर बनाया जाएगा, और इसकी जो कुल लेंथ होगी वो 637 किलोमीटर होगी। ठीक है। इसमें जो पहला डैम होगा वो जो है पहला डैम इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में बनेगा। और नहीं, पहला डैम जो होगा वो इंग्लिश चैनल पर बनेगा और दूसरा जो है वो नॉर्थ सी में बनेगा। जो इंग्लिश चैनल वाला डैम होगा वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में होगा, और जो नॉर्थ सी वाला डैम होगा वो स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में बनेगा। तो दोस्तों, इसमें जानने के लिए इतना ही है। अब देखते हैं कि इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो क्या है। तो साइंटिस्ट ने जो है वो, वैज्ञानिकों ने इस समस्या को, SLR जिसको कह रहे हैं, सी लेवल राइज, इस समस्या से निपटने के लिए वो 3 सोल्यूशन बताए हैं। 3 कैटेगरीज में सोल्यूशन है। पहला तो सोल्यूशन जो है वो ये है कि टेकिंग नो एक्शन, मतलब कुछ किया ना जाए, जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। दूसरा है प्रोटेक्शन, मतलब कि बचाव के लिए कदम उठाए जाए। ये जो नीड है नेशनल यूरोपियन एनक्लोजर डैम, ये जो है वो सेकंड जो स्ट्रैटेजी है उसके अंतर्गत आती है, प्रोटेक्शन मतलब बचाव के लिए। और जो तीसरा है वो है मैनेज्ड रिट्रीट, मतलब कि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन कंट्रीज़ में जो है वो जो लोग हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि सी लेवल के पास हैं, सी के पास हैं, उनको धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इसको एक तरह से बस टाला जा सकता है, जो मैनेज रिट्रीट वाला है। प्रोटेक्शन में जो है वो बचाव के लिए काम किया जा रहा है। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डैम कहीं पर भी बनता है तो उससे जो है वो कई सारी उससे जो है समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वहाँ के जो वन्य जीव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ की जो कॉलोनीज़ हैं, उनके ऊपर बड़े खतरे हो जाते हैं। वहाँ का जो नेचुरल फ्लोरा फाना है वो सब जो है वो बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के विरोध, इस तरह की समस्याएं तो जो है वो आम सी बात है डैम के कंस्ट्रक्शन में आने में। और इतने बड़े पैमाने पर डैम जब कोई बन रहा है तो ये समस्याएं जो है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, अगर इसमें इसकी कॉस्ट की बात करें कि कितना पैसा लगेगा, तो इसमें एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 250 से 550 बिलियन यूरो जो है वो इस डैम के कंस्ट्रक्शन में खर्च होंगे। और कहा जा रहा है कि अगर जो है वो 20 साल तक इस डैम का कंस्ट्रक्शन चलता है तो ये जो 15 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये डैम बनेगा, उनकी जीडीपी का 0.7 से 0.16% तक जो है वो इसमें लग जाएगा। इससे जो है वो दोस्तों, अब इसमें जो आखिरी है कि इम्पैक्ट ऑफ नीड क्या है, तो वो तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी डैम बनेगा तो जो समस्याएं होती हैं वही समस्याएं वहाँ पर भी होंगी, लेकिन 650 लगभग किलोमीटर में ये डैम फैला रहेगा, तो उसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, मैग्नीफाई हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जानने के लिए इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक अब इस सीरीज़ में क्या है। वाई चाइना इज सेंडिंग डक्स टू टैकल लोकस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये जो लोकस्ट अटैक की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये एक तरह के जो है वो टिड्डे होते हैं जो कि फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो अभी हाल ही में जो है वो चाइना ने निर्णय लिया है कि वो लगभग 1 लाख डक्स, बतख को जो है वो पाकिस्तान को देगा, ताकि वो जो है अपने खेत खलिहानों को लोकस्ट या टिड्डों से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान में ये समस्या इतनी बड़ी हो गई लोकस्ट अटैक की कि पाकिस्तान ने जो है वो इसको पिछले साल में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। और इसको जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है वो इसको, इस सिचुएशन को बहुत ही भयावह बताया था
कि ये जो है सिचुएशन, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी, अरेबियन पेनिनसुला में जो है वो ये चीज़ें, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पर भी ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। भारत में भी जो है वो राजस्थान और पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई थी। समस्या का जो मुख्य कारण था पिछले साल, वो ये बताया जा रहा था कि मानसून जो है वो एक महीने, राजस्थान की अगर बात करें तो मानसून जो है वो एक महीने पहले आ गया था, और मानसून जो है उसके बाद वो नवंबर तक रह गया। मानसून का मौसम, बारिश का मौसम टिड्डों की ग्रोथ के लिए, उनके प्रजनन के लिए सबसे आइडियल मौसम होता है। इसलिए आमतौर पर जहाँ जिस समय तक लोकस्ट या टिड्डे वापस चले जाते थे वहाँ पर जो है वो या मर जाते थे, वहाँ पर उसी समय इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पाकिस्तान को इसको एक नेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ गया। अगर हम टिड्डों की बात करें, लोकस्ट की बात करें, तो ये जो है वो इनको डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी होते हैं। मतलब कि ये जो है वो माइग्रेशन बहुत लंबे समय तक और बहुत दूर तक हवा की मदद से कर सकते हैं। ये जो है इनका जीवन काल 90 दिनों तक का होता है, और अपने एक दिन में ये अपने वज़न के बराबर जो है वो खाना खा सकते हैं। ये खाते क्या हैं? हरी पत्तेदार जो है वो पेड़ जो होते हैं, फसलें इस तरह की जो है, हरी फसलें जो हैं वो इनको खाते हैं। जो अच्छा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जो एडल्ट लोकस्ट होते हैं, एडल्ट डेजर्ट टिड्डे होते हैं, इनके समूह को स्वार्म कहते हैं। तो एक स्वार्म में जो है वो अगर एवरेज में देखा जाए तो लगभग 8 मिलियन टिड्डे हो सकते हैं, और ये एक दिन में 2,500 आदमियों के बराबर खाना खा सकते हैं, या 10 हाथियों के बराबर ये खाना खा सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में, 8 मिलियन की संख्या में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्वार्म आया था, कई स्वार्म आए थे, तो अगर एक ही स्वार्म की बात करें तो 8 मिलियन की संख्या में टिड्डे अगर किसी खेत पर हमला बोल दें और वो सब जो है वो 2,500 आदमियों के बराबर का खाना खा सकते हैं, तो आप खुद जो है वो समझ सकते हैं कि ये समस्या जो है वो कितनी बड़ी है। अब अगर यहाँ पे चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करें, तो चाइना ने 20 साल पहले अपने जिनजियांग प्रोविंस में लोकस्ट इन्फेस्टेशन वहाँ पर भी हुआ था, तो उससे निपटने के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया था। बत्तख की जो डाइट होती है उनमें ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के छोटे कीड़े टिड्डे होते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा जो तरीके होते हैं इन टिड्डों को मारने के, उन पर ध्यान दें तो ये उनको केमिकल पेस्टिसाइड से मारा जा सकता है। तो केमिकल पेस्टिसाइड लेकिन जो है वो अगर हम कहीं पर छिड़काव करेंगे तो वो खेतों के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए जो सबसे अच्छा नेचर फ्रेंडली तरीका है वो हम कह सकते हैं कि इन्हीं बत्तखों को जो है वहाँ पर छोड़ देना है। हालांकि पाकिस्तान में जो बत्तख भेजी जा रही हैं वो लोकस्ट इन्फेस्टेशन होने के बाद भेजी जा रही हैं। जो बत्तख को लोकस्ट पॉपुलेशन को छोड़ने का आइडियल टाइम होता है वो उनके पूरा डेवलपमेंट होने के लगभग 20 दिन पहले का होता है। कि जब टिड्डे डेवलप होना शुरू होते हैं उसमें जो है वो पूरी तरह से डेवलप होने में जब 20 दिन लगभग रह जाएं, तब जो है वो अगर बत्तखों को उनके ऊपर छोड़ा जाए तो वो आसानी से उनको खा सकती हैं। क्योंकि जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो वो उड़ के ऊंचे स्थानों पर बैठ जाते हैं जहाँ पर जो है वो उनको बत्तख वो पा नहीं सकती हैं। तो बहुत क्लियर नहीं है कि ये बत्तख जो है वो कितना जाके वहाँ पर इम्पैक्ट कर पाएंगी, कितने टिड्डों को वो जो है वो ख़त्म कर पाएंगी। तो अगर चाइना की बात करें तो मिंग डायनेस्टी के दौरान जो है वो ये कहा जाता था कि एक जो टिड्डा, एक बत्तख जो होती है वो एक इंसान के बराबर होती है, और वो लगभग जो है वो 40,000 टिड्डों को मार सकती है, 40,000 टिड्डों को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों ये इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लोकस्ट अटैक है ये इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, और इसमें जो है वो बहुत उस समय के न्यूज़पेपर्स में बहुत विस्तृत तौर पर इसके बारे में चर्चा की गई थी। और मुझे जहाँ तक याद है डाउन टू अर्थ जो मैगज़ीन होती है उसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था सिर्फ इसी के बारे में, और ये फरवरी, इसी महीने की जो है वो डाउन टू अर्थ में ये जो है इसमें आर्टिकल आया था जिसमें कि टिड्डों की पॉपुलेशन के बारे में, राजस्थान और उस इंडियन स्टेट्स में बढ़ती टिड्डों की पॉपुलेशन के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई थी, बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई थी। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहें तो आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है। हम जैसे देख सकते हैं कि अगला टॉपिक है 2/3 ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन इंडिया। ये एक ग्लोबल रिपोर्ट है जिसमें कि
मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सॉरी पॉपुलेटेड नहीं, पोल्यूटेड। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो 2019 के लिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई और इसमें जो है वो कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई। तो अगर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया की जो इसमें रैंक है वो 5वीं है। इंडिया से पहले जो है वो पहले स्थान पर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद जो है वो इंडिया आता है, इंडिया की पोजीशन आती है। तो ये जो और उसके बाद अगर सिटीज़ की बात करें तो टॉप 30 सिटीज़ में 21 जो है वो इंडिया में है, टॉप 20 में 14 इंडिया में है और टॉप 10 में 6 जो है वो सिटीज़ जो है इंडिया में है, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस रिपोर्ट में, इस रैंकिंग में बहुत ख़राब है। अब ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड किस चीज़ पे है? पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं PM 2.5 क्या होता है। PM 2.5 दोस्तों वैसे कण होते हैं जिनका कि हवा में वैसे कण होते हैं जिनका कि डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, अगर हम मतलब इसको देखें, अगर सरल भाषा में देखें तो इंसान का जो बाल होता है उससे भी जो है वो बहुत कम इसका जो है वो डायमीटर होता है। तो ऐसे जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं एनवायरनमेंट में, एयर में, उनके आधार पर, उनकी प्रेजेंस के आधार पर ये रैंकिंग जो है वो की गई है। इनसे होता क्या है? इनसे जो है कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये है कि डायबिटीज़ भी होती है। ठीक है, और इसको जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2.5 माइक्रोमीटर सिर्फ इसका डायमीटर होता है। तो इसको जो है वो ओपन नेकेड आइज से देखा भी नहीं जा सकता। तो हवा में PM 2.5 के लेवल के आधार पर जो है वो ये रैंकिंग निकाली गई है। अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बात कर ली कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान में है, फिर ऐसे। तो अगर शहरों की बात करें भारत में, तो वैसे WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो इंडिया में जो एक्सपोजर है वो 500% ज़्यादा है। ठीक है, जो टारगेट उनका है उसके हिसाब से तो हमारे यहाँ 500% ज़्यादा है। लेकिन 2018 से भारत के अंदर में तुलना करें तो वो जो PM 2.5 का स्तर है वो 20% तक जो है वो कम हुआ है। और भारत में 98% शहर ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दर्ज किए हैं, जिन्होंने दर्शाया है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन में PM 2.5 के लेवल में गिरावट आई है। इसमें जो है वो गिरावट है, उसका रीज़न क्या माना जा रहा है? उसका रीज़न कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, जिससे कि फैक्ट्रियाँ जो है वो उनका प्रोडक्शन कम हुआ है, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जिनके चलते जो है ये पोल्यूशन लेवल गिर गया है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना जो है वो 11वें नंबर पर इसमें है, भारत जो है वो 5वें नंबर पर है, तो चाइना जो है वो 11वें नंबर पर है। 2019 का जो स्तर है PM 2.5 का चाइना में, वो पिछले साल से 9% जो है वो कम हुआ है। अब शहरों की अगर बात करें तो कुछ ऐसा खास नहीं, हमने पहले ही आपको शहरों के बारे में बताया कि टॉप 30 में 21 जो है वो शहर भारत में है, टॉप 20 में 14 और टॉप 10 में 6 हैं। तो अगर वर्ल्ड ओवर जो है वो शहरों की रैंकिंग की जाए, टॉप 10 अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो, जैसा कि आप बगल में एक छोटा सा डायग्राम जो है उसमें दिख रहा होगा कि पहला जो है वो गाज़ियाबाद है, दूसरा होतान चाइना का है, तीसरा गुजरानवाल है पाकिस्तान का, फिर फैसलाबाद है पाकिस्तान का, फिर दिल्ली है, फिर नोएडा है, गुड़गांव है, फिर रायविंद है पाकिस्तान का, फिर ग्रेटर नोएडा, उसके बाद बंधवारी। तो ये सारी जो है वो उसकी रैंकिंग है। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने के लिए बस इतना ही है कि ये रैंकिंग है, इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, PM 2.5 लेवल जो होता है, PM 2.5 पोल्यूटेंट जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है वाई स्नो इन अंटार्कटिका इज टर्निंग ब्लड रेड। अंटार्कटिका में बर्फ़ जो है वो लाल रंग की क्यों हो रही है? तो पिछले कुछ हफ्तों में जनवरी के महीने में जो है वो ये देखा गया था कि यूक्रेन का रिसर्च बेस है जिसका नाम है वर्नाडस्की रिसर्च बेस जो है वो अंटार्कटिका में सिचुएटेड है। यहाँ की जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे लाल होती जा रही है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक तरह का एल्गी जो कि एकदम ठंडे वातावरण में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाता है। अच्छा, ये जो है वो वहाँ की बर्फ़ लाल हो रही है, तो इस तरह की बर्फ़ को जो है वो वाटरमेलन स्नो भी कहा जाता है। वाटरमेलन मतलब होता है तरबूज। आप जानते हैं तरबूज के अंदर जो है वो अंदर का पोर्शन लाल होता है, तो उसके लिए इसको वाटरमेलन स्नो भी कहा जाता है।
इस स्नो के बारे में, वाटरमेलन स्नो के बारे में अगर हम और बात करें तो एरिस्टोटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो पहली बार जो है वो शायद एरिस्टोटल ने ही 2000 साल पहले जो है वो इसकी बात की थी। अच्छा, इसके बारे में ये कैसे बनता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये जो रीजन है अंटार्कटिका वाला, यहाँ पर बर्फ़ पर जो है वो ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा, बहुत भारी मात्रा में है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक सनस्क्रीन, मतलब सूर्य से बचाव के लिए एक तरह की परत अपने ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि लाल और पिंक कलर की होती है। उसके बाद जो है वो जब ठंडी का मौसम आता है तो ये जो परत होती है वो बरकरार रहती है, ये उसी तरह की रहती है। इससे क्या होता है कि जो बर्फ़ है उसका रंग ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद से जो है वो लाल हो जाता है। तो अब जो है वो बर्फ़ डार्क हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि डार्क सरफेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट और लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, तो जो सूर्य की रोशनी है उसको ये ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, जो कि इस एल्गी के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके सर्वाइवल के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो है ओवरऑल जो वहाँ का ग्लेशियर है, वहाँ की बर्फ़ है, उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी जो है वो बर्फ़ एब्जॉर्व करेगी उतना तेज़ी से वो जो है पिघलेगी, ग्लेशियर उतना तेज़ी से पिघलेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों जानने के लिए बस इतना ही है। यहाँ पर जो है वो एक एल्गी का जिक्र किया गया है, जो कि ठंडी के मौसम में डॉर्मेंट रहता है और गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो एक सनस्क्रीन अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक परत अपने ऊपर जमा लेता है। वही जो है वो लाल रंग की होती है, जिनको जो है वो कहा जाता है वाटरमेलन स्नो। तो दोस्तों इसमें इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो इसके बारे में बहुत ब्रीफ में जान लेते हैं कि इंडिया और यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो कि 5 साल से की जा रही है। 5 एक्सरसाइजेज ये हो चुकी हैं। ये एक बार जो है वो इंडिया में होती है, फिर यूके में होती है, फिर इंडिया में, फिर यूके में, इस तरह से की जाती है। इस बार जो है वो ये सैलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम यूके में ये हो रही है। इसका जो है वो लक्ष्य है दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना। ये जो है वो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में टेररिस्ट ऑपरेशन को रोकने के लिए एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेगी। तो इसमें दोस्तों जानने के लिए कुछ और है नहीं खास। आइए देखते हैं हमारा अब अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक भी जो है वो एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, रॉयल एयरफोर्स के साथ, जिसका नाम है इंद्रधनुष, एक्स इंद्रधनुष। तो इसके बारे में दोस्तों एक ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है। तो इस साल की जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज थी वो इंडिया में हुई थी, और उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में हिंडन एक जगह है, वहाँ पर जो है एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी। ये भारत और यूके की जो एयरफोर्स है उन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, और यहाँ पर जो है वो काउंटर टेरर थ्रेट्स को उनसे कैसे निपटा जाए, ये जो है वो उससे डील करती है। तो इसके बारे में दोस्तों जानने के लिए बस इतना ही है इस टॉपिक में। आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगली जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कंजर्वेशन प्लान फॉर कोणार्क टेम्पल सून सेज कल्चरल मिनिस्टर। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। तो कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये जो है वो नरसिम्हदेव वन द्वारा जो है वो बनवाया गया था आज से लगभग 800 साल पहले, और 1984 से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कहाँ सिचुएटेड है? पुरी में जो है ये सिचुएटेड है, और ये जो है वो रथ के शेप में बना हुआ एक टेम्पल है। तो इसी का रेस्टोरेशन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एसआई जो है उसको कर रहा है। इससे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स ने 1903 में इसको स्ट्रक्चर को रोके रहने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए इसको पूरी तरह से बालू से भरवा दिया था, ताकि ये जो है वो अपने शेप में बना रहे। तो वो बालू निकाली गई तो पाया गया कि बालू की वजह से स्ट्रक्चर में कई समस्याएं खड़ी हो गई थी। स्ट्रक्चर में लगभग जो है वो एक 17 फीट का गैप आ गया था। तो लेकिन तब भी जो है वो एसआई ने ये देखा कि स्ट्रक्चर जो अभी भी स्टेबल है, इसको रिस्टोर किया जा सकता है, तो इसलिए जो है वो इसको रिस्टोर करने के एफर्ट्स जो है वो शुरू हो गए हैं, इसको रिस्टोर किया जा रहा है धीरे धीरे। अब देखते हैं आइए अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों फरवरी के लिए जो लेक्चर सीरीज में जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वो है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है सन 1999 से। ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस इसको जो है मनाता है।
अच्छा, पहले जो है वो एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि 21 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें और डिटेल्स क्या क्या दी हुई हैं। तो अगर हम 21 फरवरी की बात करें तो यूनेस्को ने इसको 1999 में इसको शुरू किया था। 1952 में जो है वो एक घटना घटित हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब कि समझो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जहाँ पर कि मुख्यतः बांग्ला भाषी लोग रहते थे, वहाँ पर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू जो है वो निर्धारित कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि अब से जो है वो वहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू हो जाएगी। तो इसका जो है वो बहुत विरोध हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया, जिसपे कि पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी, जहाँ पे कि कुछ लोग, काफ़ी लोग मर गए। उसके बाद जो है वो अगले दिन भी लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँचे, लोगों की मौत का और इस भाषा वाले निर्णय का। तो पुलिस ने फिर से वहाँ पर गोली चला दी और वहाँ पे फिर से कुछ लोग मर गए। तो बांग्लादेश में 1953 से फरवरी 21 को जो है वो एकुशे डे के रूप में मनाया जाता है। एकुशे का मतलब होता है 21। तो इसी घटना को जो है वो कॉमेमोरेट करने के लिए यूनेस्को ने निर्णय लिया कि 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाएगा। अब अगर इसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड की जो 6000 लैंग्वेजेस हैं उनमें से 43% जो है वो एंडेंजर्ड है, मतलब कि उनको बोलने वालों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छा, आगे इसमें देखें तो सिर्फ 10 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 4.8 बिलियन है, मतलब कि लगभग 60% लोग जो है वो जो टॉप की 10 लैंग्वेजेस हैं उनको बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद जो है वो मैंडरिन जो चाइना की भाषा है वो बोली जाती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के 615 मिलियन स्पीकर्स हैं, और बंगाली की बात करें तो इसके 256 मिलियन स्पीकर्स हैं पूरी दुनिया में। अगर हम दुनिया को छोड़ के भारत में आए तो भारत में जो है वो हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 528 मिलियन स्पीकर्स जो है वो हिंदी बोलने वाले थे। 2011 में बंगाली भाषा का जब सेंसस किया गया था तो इसको बोलने वाले 97.2 मिलियन थे, मराठी बोलने वाले 83 मिलियन थे, और इसके अलावा जो है वो तेलुगु बोलने वाले 81 मिलियन, तमिल बोलने वाले 69 मिलियन, गुजराती बोलने वाले 59.5 मिलियन, इसी तरह से, और उर्दू बोलने वाले 50 मिलियन लोग थे। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसमें देख लें तो परसेंटेज ट्रेंड्स फ्रॉम 1991 टू 2011 अंडरलाइन द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, which was spoken by 39% of the Indian population in 1991 and whose share grew by 43% in 2011। तो इस पॉइंट से ये क्लियर है कि 1991 और 2000 की अगर तुलना करें तो 1991 में हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है वो 39.29% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 43.63% हो गई। तो दोस्तों, इस टॉपिक के साथ जो है वो हमारा जो फरवरी का करंट अफेयर्स था उसका सेकंड पार्ट भी आज ख़त्म हो गया। इसको जो है वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, आज के वीडियो के ख़त्म होने के बाद हमने मार्च के करंट अफेयर्स ख़त्म कर लिए और फरवरी के करंट अफेयर्स ख़त्म कर लिए। दो पार्ट में इसके वीडियो बने थे। इसके बाद जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम जो है वो जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप इसको जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जनवरी वाला जब हम शुरू करें तो आप नए सिरे से उसको देख सकें। लॉकडाउन अभी चल रहा है तो दोस्तों गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग घर पे रहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।